नमस्कार दोस्तों। क्या क्षेत्रीय दलों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और सत्ता के लिए है? क्या क्षेत्रीय दल इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, देश को बचाने में कोई योगदान नहीं करेंगे? क्या इस देश के क्षेत्रीय दल अपनी जाति, अपने धर्म, अपने में ही सिर्फ सिमट के रह जाएंगे? उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस देश का क्या बर्बाद हो रहा है, देश के भविष्य की उन्हें फिक्र नहीं है, देश दुनिया में जो बन रही छवि है, बिगड़ रही छवि है, उस पर चर्चा करने का नहीं है। क्या देश की सीमाएं जो असुरक्षित हो रही हैं, देश में तमाम बेटियों के साथ में गैंगरेप हो रहे हैं और तमाम लोगों, लाखों करोड़ों लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, देश को भिखारी बना दिया गया है और देश का की सारी संपत्ति चंद पूंजीपतियों को, अदानी अंबानी जैसों को सौंप दी गई हो, तो क्या इस देश के क्षेत्रीय दल तब भी अपने स्वार्थ के लिए वहां मत्था टेक के खड़े होंगे? क्या वो इस देश के बचाने, इस देश को बनाने में कोई योगदान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ लूटने पे रहेंगे? यदि हम ये सारे सवाल यदि खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर आता है हां, इस देश के क्षेत्रीय दलों से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। वो लगातार जाति, धर्म और इन सब चीजों की राजनीति करके इस देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। और ये वैसे तो आज नहीं है, सदैव से यही रहा है। उदाहरण मैं शुरू करता हूं। आप याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी से नाराज होकर के मोरारजी देसाई ने एक अलग पार्टी बना ली। फिर बाबू जगजीवन राम ने अलग पार्टी बना ली। बाबू जगजीवन राम तो वह व्यक्ति थे जो दलित अध्यक्ष बने थे, पहले दलित अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। इतना सम्मान दिया था और तब कांग्रेस पार्टी बहुत सशक्त और बड़ी पार्टी होती थी, राष्ट्र की सत्ता की पार्टी थी। चलिए, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। वो छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही सारा अभियान खड़ा किया था। वो जो राम मनोहर लोहिया, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्होंने भी कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा था। वो स्वराज पार्टी के प्रमुख जो देश के सी राजगोपालाचारी, जो पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, आप इससे समझिए, ये ऐसे लोग थे जिन सब को कांग्रेस ने पाला था, पोसा था, बड़ा किया था और जिन्होंने कांग्रेस के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस ने उनको दिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया था। मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी में ही सेकंड नंबर की पोजीशन पर थे, उन्होंने धोखा दिया। चौधरी चरण सिंह, वो भी कांग्रेस पार्टी में ही, उन्होंने धोखा दिया। चौधरी देवीलाल, वो भी कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने भी धोखा दिया। और न जाने कितने नाम हैं, चाहे बीजू पटनायक हो या कोई भी हो। और आज देखिए, आज ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस में थी, वो आज ऐसा ही कर रही है। और तमाम सारे लोग हैं, कितनों के नाम आप गिनाएंगे, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो या कोई भी हो, बहुत सारी। भारतीय जनता पार्टी में भी कई पहुंच गए, कई कहीं पहुंच गए। दो ही विचारधाराएं तो होती थी, तब भी यही होती थी। 1925 में जब आरएसएस बना तो एक विचारधारा सावरकर के साथ चल रही थी, वो आरएसएस की विचारधारा थी, हिंदू महासभा की विचारधारा थी, जनसंघ की विचारधारा। और एक विचारधारा थी जो राष्ट्र को जोड़ने, राष्ट्र को बनाने, गणराज्य को जोड़ने, गणराज्य के अधिकारों को संरक्षित करने और इस देश के नागरिकों को लोकतंत्र देने, संवैधानिक लोकतंत्र देने, अधिकार देने के लिए काम कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। इस देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, इस देश में औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट स्थापित करने के लिए, इस देश में परमाणु संयंत्र संपन्न बनाने के लिए, इस देश को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए
और इस देश की महिलाओं, बच्चों, सबके हक सुनिश्चित करने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो करने की सोच रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी। और उसने आजादी के बाद किया, उनको सबको हक दिया। दुनिया का पहला देश था भारत जिसने भारत के हर नागरिक को मतदान का अधिकार देके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वह लोकतंत्र बनाया था पंडित नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लोकतंत्र बनाया था, बहुत सोचा था कि बड़े सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और वह सोचते हुए किया था। लेकिन तभी सचेत किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वो कहा था आने वाले वक्त में भारत में इतने भूसा किस्म के राजनेता होंगे जो इस देश को इस हालत में ला देंगे कि यहां हवा पानी बिकने लगेगा, और वो देखने में तो मुंह से मीठे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में वो दिल के काले होंगे। आज हम देख रहे हैं, आज वही स्थिति है। तमाम सारे नेताओं की यह हालत हो गई है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तमाम 28 दलों ने खड़े होकर के कहा नहीं, हम सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि हमें देश बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, हमें इस देश के लोगों का भविष्य बचाना है। लेकिन हुआ क्या? आज अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो सब कुछ बेचने को तैयार है। तो फिर हम कैसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी खराब है? वो भी तो वही कर रही जो आप कर रहे। तो यह स्थिति है। आज राहुल गांधी जब देश को जोड़ने निकले हैं, देश के लोगों को न्याय दिलाने निकले हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, कामगारों को न्याय मिलना चाहिए, और भागीदारी का न्याय होना चाहिए। और इस न्याय को लेकर जो देश को टुकड़े टुकड़े किया गया है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, और तमाम तरह से उसको जोड़ने निकले हुए। वो मणिपुर से निकले, उस मणिपुर से जहां लड़कियों को की नंग परेड निकाली गई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसने उनको अनुमति नहीं दी और काम नहीं करने दिया। बहरहाल उन्होंने किसी भी परिस्थिति में करके वहां से शुरू किया। उसके बाद में वो आए, जिन जिन राज्यों में गए भाजपा के, ये प्रोग्राम को बैन करने के लिए सब जगह उनको कहीं ना कहीं परेशानी पैदा की गई, चाहे नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, या सबसे ज्यादा असम में तो FIR दर्ज कर ली गई, कई FIR। मंदिर में भी जाने से रोक दिया गया, गुवाहाटी में एंट्री से रोक दिया गया, और ना जाने क्या क्या। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम विरोध करेंगे, हम आपको अपना वो बता। और उन्होंने किया, बोला, सब कुछ कहा। उसके बाद में वो जब पश्चिम बंगाल में एंट्री करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में यह सोचा था कि उनकी इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी से ही तो पहले थी, गई हैं, वो तो लोकतंत्र का मोल समझती होंगी, वो तो संविधान का मोल समझती होंगी। लेकिन एंट्री के पहले ही राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए गए, बैनर फाड़ दिए गए, और न जाने क्या किया गया। इसके बाद अब जब राहुल गांधी की यात्रा को उसके बावजूद बहुत प्यार मिला, और स्थिति तो यहां तक कि एक सब्जी विक्रेता ने अपने प्याज को कहा कि आज हम आधे दाम पे सारा प्याज बेचेंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी तो प्याज 20 रुपए का किलो, राहुल गांधी 20 रुपए का किलो प्याज, 1 करोड़ का चेक आ गया, बुढ़िया को फटिया मुंगा वो तो घुमा दे पूरा। राहुल गांधी यही से बोल दो। और उसने जब यह कहा राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, तो उसका प्याज तो बिक गया, लेकिन ममता बनर्जी भी बिक गई। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की सिलीगुड़ी की यात्रा की अनुमति रद्द करा दी। न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर किस्म के हमला हो रहे हैं। मणिपुर में राहुल जी की सभा जिस जगह हम लोग मांगे थे नहीं करने दिए गए। सरकार की जमीन जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं
उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थे। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग भी जैसे गए, मीराबाई भी वहाँ के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहाँ शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में, हर जगह भीड़ उमड़े, लोगों को उत्साह उच्छ्वास सबकी निगाहों में आज भी हमारी सामने स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी के यात्रा में रुकावट पैदा करने की मणिपुर सरकार की हर कोशिश को नाकाम करते हुए आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ के साथ राहुल गांधी जी के जो यात्रा, न्याय यात्रा, वो आगे चलते रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, हुड़दंग, बहुत सारे पुलिस वालों ने हमला किए सरकार की तरफ से। खुद असम की सरकार ने बहुत किस्म के रुकावट पैदा किए थे। इसके लिए वहाँ भी हमें बहुत सारे उलझन को झेलने पड़े, फिर भी वो यात्रा आगे निकले। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियाँ खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियाँ खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते, लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा। और स्थिति ये हुई कि राहुल गांधी वहां सभा न कर सके, इतना डर गई, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से वहां प्यार मिल रहा था, उनके लिए लोग उमड़े थे, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, उससे वो घबरा गई। ममता बनर्जी, अरे भाई, कांग्रेस मजबूत भी होगी तो आपको ही मदद करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ममता बनर्जी ऐसी हरकत करती हैं तो समझ में आता है, उसके पहले एक ड्रामा करती कि उनको चोट लग गई है इसलिए, और उसके बाद में गायब हो जाती, शकल नहीं दिखाई दे रही, यह हालत हो गई। राहुल गांधी ने आज गणतंत्र दिवस के लिए 2 दिन की छुट्टी करी है, क्योंकि वो गणतंत्र दिवस पे अपनी मां के पास मिलने गए, बीमार मां का हालचाल जाना, और उसके बाद वो कल वापस लौटेंगे। सुबह से यात्रा शुरू कर दें, तो सिलीगुड़ी में उन्हें जाना था। लेकिन ममता बनर्जी के डर ने, या भारतीय जनता पार्टी के आगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर के आगे, अपने पार्टी के भ्रष्टाचार के आगे, वो इतना झुक गई, डर गई कि उस यात्रा की अनुमति नहीं दी, उसको रद्द कर दिया और यात्रा को डिस्टर्ब करने का किया, यात्रा को कम कराने का किया। तो यह दशा है। इसके बाद दूसरी तरफ बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कहते थे मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज उनकी स्थिति क्या है, उनके को लेकर के तमाम सारी बातें हैं कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ डील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इन सब चीजों को लेकर लगातार लगे हुए हैं। जब वो राजभवन गए तो आज अकेले थे, उनके डिप्टी सीएम वहां नहीं थे, और जब डिप्टी सीएम नहीं थे तो उनसे पूछा गया तो कहते हैं उनसे जाके पूछे, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ भी नहीं बोले कि वो भाजपा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या, यानी वो ये संशय क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसा बताया जाता है कि वो डील कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो इस तरह का इतिहास है, इसी तरीके से बहुत सारे दलों का इतिहास है। अब आता हूं कि यह है क्यों। आप याद करिए ना कि 1977 में भारतीय जनता पार्टी की जो पिता है, वो जनसंघ, भारतीय जनसंघ, वो चला गया था जनता पार्टी में, अपना विलय कर दिया था।
मोरारजी देसाई जो कांग्रेस से आए थे, वो कांग्रेस ओ बनाई थी, उन्होंने विलय कर दिया था। बाबू जगजीवन राम की जो कांग्रेस डेमोक्रेटिक थी, उसने विलय कर दिया था। चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने विलय कर दिया था। तमाम सारे और लोग, और उन सब ने विलय करके जनता पार्टी बनाई थी, सरकार बनी। स्वार्थ के लिए इस हद तक उतरे, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ झूठा मामला सीबीआई में कराया, उन्हें गिरफ्तार करवाया, उनकी सदस्यता रद्द कराई, सब कुछ किया। उसके बावजूद स्वार्थ टकराए और फिर वह पार्टी टूट गई। फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद में वो भी जाते रहे। उसके बाद में फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उन्होंने सरकार संभाली, और जो बर्बादी की थी 3 साल की सरकार में जनता पार्टी ने, उसको सुधारने की कोशिश की। देश को फिरका परस्ती में बांट दिया था, पंजाब को खतरनाक हालात में पैदा कर दिया था, उससे निपटने की दिशा में काम किया। बीजू पटनायक भाग गए और उन्होंने उड़ीसा में अपनी क्षेत्रीय पार्टी का पूरा साम्राज्य स्थापित करने का किया। आज उनके बेटे जो पुत्र, जो उस समय परिवारवाद के खिलाफ ये बना था, सारा व्यक्तिवाद के खिलाफ बना था, समाजवाद का नारा दिया था, आज वो क्या कर रहे हैं? बीजू पटनायक के बाद में उनके बेटे नवीन पटनायक वहां पर मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से। इसी तरीके से चाहे जो भी हो, ये क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरह परिवारवाद करती हैं। आज ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का राज्याभिषेक करती हैं, और वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में फंसे हुए, जिसका डर है उन्हें। इसी तरीके से व्यक्तिवाद में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने तमाम सारे कुलाचे भारे। याद करिए, फिर उसके बाद में राजीव गांधी के खिलाफ याद करिए, जनता दल बना था। वो जनता दल, तमाम दल इसी तरीके से तब भी जुड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तब सरकार बनी थी, और उस सरकार के बाद में टूट के कितने 11 दल बने। समता पार्टी जो नीतीश कुमार की थी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, इसके बाद लोकतांत्रिक जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान, और ये सब इतिहास गवाह है। और इतनी सारी पार्टियां बनने के बाद में सब ने अपने परिवारों को सौंप दिया। देवीलाल के परिवार में उनके बेटे चौटाला के बाद में अब दूसरे हैं। इसी तरीके से उसी से टूट के जन बन गई दूसरी पार्टी। इसी तरीके से जो है सभी ने किया, लगभग आपको किसके किसके नाम गिनाए, सब परिवारों में बटे हुए। और आज वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, और अपनी कुर्सी की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे। इसीलिए वो कांग्रेस से डर रहे हैं, कि उन्हें लगता है यदि कांग्रेस स्ट्रांग हुई तो उन्होंने जो ये नफरत फैलाई इतने दिनों में, जो भी खेल किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस एक बार में आ गई, मजबूत हो गई देश भर में, तो उन्होंने जो जाति धर्म का पूरा नफरत, वो और भाजपा दूसरे लोग मिल करके एक दूसरे के खिलाफ बोल करके वो बना करके माहौल करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। उनकी सत्ता कहां रहेगी? यह हालत है। और जब यह हालत हो तो सोचना पड़ता है कि हम देश बचाएंगे कैसे। जब हम यह सोचते हैं तो हमें दो ही चीजें दिखाई देती, या तो हम देश तोड़ने वालों के साथ में, देश को बर्बाद करने वालों साथ में, जो लाखों करोड़ रुपए का कर्जदार बनाने वाले, सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए का कर्जदार बनाने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाए। देश की सीमाओं को, देश को चंद पूंजीपतियों को सौंपने वाले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाए, धर्म की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हो जाए, जात की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हो जाए, या फिर राहुल गांधी के न्याय सिद्धांत पर खड़े हो जाएं, जो संविधान बचाने की बात करता है, जो लोकतंत्र बचाने की बात करता है, जो देश की सीमाओं की रक्षा की बात करता है, जो हर व्यक्ति को न्याय देने की बात करता है और देश को जोड़ने की बात करता है। फैसला हमें आपको करना है कि हमें इन फर्जी क्षेत्रीय दलों के साथ, जो लोकतंत्र की दुहाई दे करके लोकतंत्र को खत्म करते हैं, उनके साथ खड़ा होना है। नरेंद्र मोदी
की बी टीम बननी है या हमें असली कांग्रेस के साथ खड़ा होना है जो देश की कांग्रेस है, यानी राहुल गांधी। फैसला आपका। जय हिंद।